Good morning, students. So, in our earlier class, we have studied about deferred revenue expenditures treatment at the time of change in PSR or reconstitution of partnership firm. In today's class, we are going to understand the preparation of revaluation account. अभी तक हमने इतनी सारी चीजें समझी जिनके अंदर हमने ये समझा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। तो बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी असेट या लायबिलिटी में अगर हम रिवैल्यू कर रहे हैं, उस असेट या लायबिलिटी को हम चेंज कर रहे हैं, तो उसके रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पुराने पार्टनर का कंट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है, कंट्रीब्यूटेड देयर वर्किंग है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वही आज उन्हें रिवैल्यू होने के बाद प्रॉफिट और लॉस के तौर पर उन्हें मिल रहा है या उन्हें देना पड़ रहा है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये फर्म को हमने इन एसेट को परचेज किया तब से लेकर आज की डेट में जब हम हमारे फर्म के रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, हमारे पीएसआर को चेंज कर रहे हैं, तब तक हमने उनसे आने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को कभी भी डिजाइन नहीं किया या वर्कआउट नहीं किया। लेकिन आज की डेट में आज हमारा जब पीएसआर बदल रहा है तो हमने इतने सालों का जो भी हमने पुराने रेशियो में वर्किंग की थी उनसे बेसिस पर हमें हमारे असेट में इंक्रीज या लायबिलिटी में इंक्रीज या असेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज इन सिचुएशंस के साथ डील करना जरूरी है कि हो सकता है जो असेट हमने जो 50-50 में पार्टनर थे तब हमने परचेज किया तब उसकी वैल्यू कम थी, आज जब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तब उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई या डिफरेंस आ गए, उसकी वजह से जो डिफरेंस अमाउंट का प्रॉफिट लॉस हमारी फर्म को हो रहा है आज की डेट में, उसका ट्रीटमेंट तो पुराने रेशियो में ही होना चाहिए क्योंकि हम दोनों पार्टनर या जितने भी पार्टनर थे सबने अपने अपने रेशियो के हिसाब से उसके ऊपर वर्किंग की थी। लेकिन आज अगर पीएसआर बदल रहा है तो आज की डेट के बाद वाले चेंजेस नए रेशियो में जाने चाहिए, लेकिन आज की डेट तक के पुराने चेंजेस पुराने रेशियो में जाने चाहिए। यही हमारा रिवैल्यूएशन का मेन पर्पस है कि ये डेट ऑफ परचेज है, ये डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन है और ये मान लो डेट ऑफ सेल है। तो यहां से लेकर यहां तक ओल्ड पीएसआर चल रहा था, यहां से लेकर यहां तक न्यू पीएसआर चल रहा था। अब इस सिचुएशन को डील करने के लिए कि डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन के बीच में जो भी असेट की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज हुए, लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज हुए, ये असेट और लायबिलिटी की वैल्यू का इंक्रीज और डिक्रीज व्हाटएवर द अमाउंट इन टोटल वी आर हैविंग आइदर इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन लायबिलिटी, when we have to combine all these four things, then whatever the final solution came, that should be divided in old partners old ratio, because from the date of purchase till the date of reconstitution whatever they have contributed, that contribution is in their old PSR. And if if the same particular asset is being sold after the date of reconstitution, then from the date of reconstitution to the date of sale, whatever the increase or decrease in that particular value of that asset, that would be treated under new profit sharing ratio. ये कंफ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। एक ही चीज क्लियर रखते हैं कि जिस तारीख को हमने असेट को खरीदा, जिस तारीख को हमारा रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, उस तारीख के बीच में हमारे एसेट की वैल्यू में जो भी उतार चढ़ाव हुआ है, उस उतार चढ़ाव की भागीदारी पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में मिलनी चाहिए। उतार चढ़ाव होने के बाद, रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद आपने उस असेट को जब भी बेचा, इस डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन के दिन आपने जो वैल्यू फाइनल कर ली उस असेट की, वहां से लेकर डेट ऑफ सेल जिस तारीख तक आप उसे बेच रहे हैं उस दिन उसकी जो वैल्यू आएगी उसके डिफरेंस के ऊपर भागीदारी नए पार्टनर के नए रेशियो में होगी। क्लियर? तो मान लो अगर मैंने किसी असेट को 10 लाख रुपए में खरीदा, रिकंस्टिट्यूशन की तारीख के दिन उसकी कीमत है 50 लाख रुपए, और जब उसे सेल किया जा रहा है तब उसकी कीमत है 80 लाख रुपए। क्वेश्चन ढंग से समझना कि डेट ऑफ परचेज पर हमने एसेट खरीदा 10 लाख का, रिकंस्टिट्यूशन जब हम हमारा पीएसआर बदल रहे हैं तब हमारे एसेट की वैल्यू आ रही है 50 लाख,
और जब हम उसे बेच रहे हैं तो हमारे एसेट की वैल्यू आ रही है 80 लाख। अब समझने की बात यह है कि ये जो डिफरेंस ऑफ 40 लाख है, that 40 lakh is to be distributed in old partners old ratio। जो ये 40 लाख का बेनिफिट नजर आ रहा है कि खरीदा तब 10 लाख था, आज रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, रेशियो चेंज कर रहे हैं, तब उसकी वैल्यू 50 लाख है, तो 40 लाख हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ी है। ये 40 लाख पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में मिलेंगे। वही 50 से 80 लाख वैल्यू बढ़ी, ये 30 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। मेरे हिसाब से आप किसी के दिमाग में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्या वर्किंग हो रही है। 10 लाख में किसी एसेट को खरीदा, जब हम हमारे रेशियो को बदल रहे हैं तब उस एसेट की कीमत 50 लाख है। दैट मींस 40 लाख का फायदा पुराने पार्टनर को रेशियो नहीं बदला था तब तक हो चुका था, तो ये 40 लाख का बेनिफिट पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में मिलना चाहिए। वही 50 लाख का एसेट जिस दिन रेशियो बदला उसके बाद उसकी वैल्यू 50 से 80 हुई, तो 30 लाख का जो बेनिफिट है वो नए पार्टनर को नए रेशियो में मिलेगा। ये हमें समझना है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको उसी अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है कि हमें क्या वर्क करना है। ओल्ड पीएसआर के अंदर डेट ऑफ परचेज से रिकंस्टिट्यूशन के बीच की वैल्यू को ओल्ड पीएसआर में हम बांटेंगे, और यही वैल्यू, यही 40 लाख रुपए आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यही वैल्यू आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप प्रेजेंट करेंगे जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है, ठीक? उसी अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो मान लो ये 10 लाख रुपए में आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख में, जिसकी कीमत 50 लाख हो गई जिस दिन हम इसे रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देयर इज एन बिल्डिंग ऑलरेडी बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखी हुई है 10 लाख रुपए पर, लेकिन आज हम उसे रिकंस्टिट्यूट करना चाहते हैं क्योंकि आज की कीमत उसकी एसेट की 50 लाख रुपए, तो 40 लाख रुपए से हम बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हम बिल्डिंग की वैल्यू को रिवैल्यू कर रहे हैं 40 लाख से, एंड दिस 40 lakh rupees revaluation is being distributed among old partners old ratio. So second entry for this reconstitution or this revaluation is revaluation account debit 40 लाख रुपए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 40 लाख रुपए ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये है हमारा रिवैल्यूएशन का मेजर कंसेप्ट कि आपने जिस तारीख को एसेट खरीदा, जिस तारीख को रिकंस्टिट्यूट हो रही है आपकी फर्म, उस तारीख में जितना भी उस एसेट की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, उस इंक्रीज डिक्रीज को आपको पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में बांटना है, और उसे बांटने से पहले इन सब इंक्रीज डिक्रीज को कहां ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट। अब मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाकर बता रहा हूं, जिसमें हमेशा ही हमें उसी फॉर्मेट पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रिपरेशन करना होगा। ये मैंने आपको जनरल एंट्री के तौर पर समझाया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री क्या होगी। इंक्रीज इन एसेट वुड बी डेबिटेड, दैट्स व्हाई वी हैव डेबिटेड द बिल्डिंग अकाउंट विद total increase, that is 40 lakh, and that is to be credited to the revaluation account, and the same profit on revaluation is to be distributed among old partners old ratio. This is the final concept which is being related to the revaluation account. Now we are going to prepare the format of revaluation account. आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे रब करके आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट 1-to-1 ट्रांजैक्शन के बेसिस पर समझा देता हूं। आप इसे नोट कर लें, देखकर स्क्रीनशॉट ले लें।
ये सारी चीजें आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट करनी है, ये हमें आगे जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो इन कंसेप्ट को सभी को क्लास वर्क कॉपी में आपको नोट करना है। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट। अभी तक हमने ये समझा कि जब भी कोई असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो असेट अकाउंट डेबिट होता है, तो अगेंस्ट में क्रेडिट कौन होगा? तो अभी हमने एक्सटर्नल एंट्री देखी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पर अगेंस्ट में क्रेडिट होने के लिए हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट पड़ा था। तो जो भी असेट और लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं, इन सब का नेट ऑफ करके जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटना है। वही हमने पिछले एग्जांपल के अंदर भी किया। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया, ये मेरी डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन है, ये क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन है। अब समझने की बात यह है कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। जब भी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो असेट अकाउंट डेबिट होता है, तो अगेंस्ट में रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट पे लिखेंगे बाय असेट अकाउंट। ये असेट अकाउंट का मतलब उस रेस्पेक्टिव असेट का नाम लिखना है। फर्नीचर बड़ा है तो बाय फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग बड़ी है तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, लैंड की वैल्यू बड़ी है तो बाय लैंड अकाउंट। तो व्हाटएवर द असेट हैज इंक्रीज इट्स वैल्यू फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, आपको यहां उसी असेट का नाम लिखकर उसे डेबिट करना है। तो ये यहां मेंशन होगा। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, हर बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं कि जब भी असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बाय असेट अकाउंट लिखा जाएगा। कभी अगर कोई असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टू असेट अकाउंट। इसी तरह से अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो टू लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है बाय लायबिलिटी अकाउंट। ठीक, ये तो है असेट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। अब बहुत बार क्या होता है, रिवैल्यूएशन कराने के लिए हमें पार्टनर को रखना पड़ता है, कहा जाता है कि आप ऐसा करो, इस लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन कराओ। अब लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन कराने के लिए पार्टनर को हो सकता है कि वैल्यूएशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जाना पड़े, हो सकता है किसी वैल्यूअर के पास जाना पड़े, तो उसको जाने आने का व्हाटएवर जो भी खर्चा होता है वो खर्चा फर्म पे करती है। ठीक, अगर मान लो कि फर्म ने उसे पेमेंट नहीं किया और ये कह दिया कि फर्म पे करेगी, तो फिर उस जो भी एक्सपेंस बनेगा वो एक्सपेंस उस रेस्पेक्टिव पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कभी किसी पार्टनर को किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन रिवैल्यूएशन कराने के पर्पस से दिया जा रहा है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही डील करेंगे टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ कंसर्न वर्ड इसलिए लिखा मैंने क्योंकि जिस पार्टनर को ये एक्सपेंस क्लियर करने के लिए कहा गया है उसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन का पेमेंट दिया जाएगा। तो ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? रेम्यूनरेशन, कि ये रिवैल्यूएशन कराने में जो भी उसने अपना समय दिया उसका पैसा फर्म से दे रही है और वो रेम्यूनरेशन जिस पार्टनर को मिलेगा उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा। क्लियर? मान लो कि फर्म ने कहीं खर्चा कर दिया कि रिवैल्यूएशन कराने के लिए वैल्यूअर को बुलाया, वैल्यूअर ने मांगे 2000 रुपए, फर्म ने उसका पेमेंट अपने फर्म के कैश में से निकालकर फर्म ने 2000 का पेमेंट उस वैल्यूअर को कर दिया। तो ऐसे अगर कोई एक्सपेंसेस जो रिवैल्यूएशन से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ लिखेंगे टू कैश, और अगर बैंक से पे किए हैं तो टू कैश या बैंक अकाउंट, और उन खर्चों के बारे में लिखा जाएगा all those expenses which belongs to revaluation, तो वो खर्चों का पेमेंट यहाँ होगा। ठीक, आगे जाकर जब रिवैल्यूएशन करते हैं तो बहुत बार ऐसे एसेट भी मिल जाते हैं जिनको हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया और वो हमारे फर्म के अंदर पड़े हुए हैं। तो इस तरह के अगर कोई एसेट हमें मिलते हैं तो हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ आएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट। इसी तरह से कोई हो सकता है लायबिलिटी भी हमें मिल जाए टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। तो हमें अगर कोई एसेट मिलेगा तो एसेट को डेबिट करना है, इसीलिए हमने एसेट को डेबिट किया, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया।
अगर कोई लाइबिलिटी हमें अभी पता नहीं थी और अब एकदम से लाइबिलिटी का पता लगा तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, अगेंस्ट में डेबिट होगा रिवैल्यूएशन। इन सब हिसाब किताब को करने के बाद ये किस तारीख को बनेगा अकाउंट? जब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, जब पार्टनर अपनी वैल्यूज, अपने एसेट लायबिलिटीज को फिर से रिवैल्यू कर रहे हैं और आज की डेट पर लेकर आ रहे हैं, ताकि उन्हें ये पता लगे कि इन एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने पर फर्म को कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस आज की तारीख में हो रहा है। अगर प्रॉफिट है तो भी पुराने पार्टनर जिम्मेदार, लॉस है तो भी पुराने पार्टनर जिम्मेदार। तो चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम रिकंस्टिट्यूशन के वक्त रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बना रहे हैं ताकि एसेट और लायबिलिटी में आने वाले चेंजेस का आज की तारीख तक का हिसाब पूरा हो जाए, उनसे होने वाले प्रॉफिट को पार्टनर में बांट दो, उनसे होने वाले लॉस को पार्टनर से ले लो। तो ये यहाँ पर सिचुएशन क्लियर है। तो अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। पुराने पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे पुराने रेशियो। अगर लॉस होता है तो बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो। ये डेबिट, कैपिटल अकाउंट हमारे लिए लायबिलिटी होती है और वो डेबिट होता है। इसका मतलब क्या है कि लॉस हो रहा है जिसको वो पार्टनर से ले रहे हैं, इसीलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। प्रॉफिट होता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, उनकी कैपिटल बढ़ रही है। तो कैपिटल बढ़ेगी कब? जब प्रॉफिट उनके खाते में जमा होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आता है और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में आता है। ये जो है यहाँ जो भी अमाउंट आएगा ये होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। वो कैसे निकलता है? आप सबको आता है लेजर का बैलेंसिंग करना, कि जिस भी साइड की टोटल ज्यादा होगी वो टोटल मेंशन की जाएगी और वही टोटल दूसरी साइड में लिखी जाएगी जिस साइड की टोटल ज्यादा होगी। तो टोटल लिखने के बाद बैलेंस निकलेगा वो या तो इस साइड में निकलेगा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखकर उस बैलेंस को आपको पीएसआर में बांटना है। अगर इस साइड में निकलेगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखकर इस साइड में बांटना है। तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, जिसको हम आने वाले अगले 2 चैप्टर और हैं, ये चल रहा है चैप्टर, ये तो है, इसके बाद एडमिशन और रिटायरमेंट में भी हम इसे ही इसी तरह से यूज करेंगे, तो आपको बार बार ना समझाना पड़े, इसलिए मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक एक ट्रांजैक्शन को लेते हुए आपको क्लैरिफाई कर दिया कि कौन सी चीज हम कहाँ मेंशन कर रहे हैं और क्यों मेंशन कर रहे हैं उनके कंसेप्ट के साथ। तो आप इसे इसी अकॉर्डिंग नोट करें और स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और इसे कॉपी में नोट करेंगे। इसी अकॉर्डिंग हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आगे जाकर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कल करेंगे, कल की क्लास में। थैंक यू।